आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक कंप्लीट है और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्नावली एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन मिला लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया हुआ है, जैसे कह रहा है कि एक गोला था, किसी धातु का होगा। जैसे मान लीजिए कि लोहा का एक गोला है, जो गोला इधर बना हुआ है, तो लोहे के गोले को पिघला करके और फिर बेलन का आकार इसको दिया जाता है। तो बताइए कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो दोनों का आयतन बराबर होगा। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण किया जाएगा इस स्थिति में, तो क्या होगा कि दोनों का आयतन जो है बराबर होगा। तो दोनों का आयतन बराबर होगा, तो दोनों का आयतन का फार्मूला देखिए। एक का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये किसका फार्मूला है? ये है गोला का, और आयतन बराबर होगा बेलन के साथ, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसको बड़ा आर और बड़ा एच कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या इस सबका वैल्यू दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि गोला का त्रिज्या, ये तो 4.2 दिया हुआ है, तो ये हो गया 4.2। और कह रहा है इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन, यानी इसका भी त्रिज्या दिया हुआ है 6, तो ये भी हो गया। और ऊंचाई निकालना है, तो ये तो निकल ही जाएगा, पाई तो पाई है ही। तो सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले जो दिया हो उसको लिख लीजिए। दिया हुआ है चूंकि गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। और फिर है बेलन, बेलन का त्रिज्या, इसको करते हैं बड़ा आर। बड़ा आर बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और इसी का ऊंचाई जो है पूछ रहा है, इसका ऊंचाई नहीं दिया है, ये पूछ रहा है, तो इसको करते हैं ऊंचाई बराबर भाट। हो गया। तो आप लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ था कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, यानी गोला से ही क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। इसका मतलब जो है गोला का आयतन और बेलन का आयतन आपस में बराबर होगा। इसको हम लोग माने हैं छोटा आर, इसको माने हैं बड़ा आर, और इसको माने हैं बड़ा एच। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्या होगा? गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। आप दोनों का फार्मूला रखेंगे और फार्मूला रखने के बाद उसका वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद जो बचेगा वही उसका एच होगा। तो देखिए इसमें सबका वैल्यू रख दीजिए। पहले है गोला का आयतन, फार्मूला होता है क्या गोला का आयतन का 4/3 पाई आर क्यू। तो इसको लिख दीजिए 4/3 पाई आर क्यू। और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा आर और बड़ा एच होगा। अब इसको देखिए, ये 4/3 तो है ही इधर, और पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि उधर से कट रहा है ये। आर देखिए छोटा आर कितना था, यह था 4.2, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 42/10, या फिर ऐसा कीजिए इसको यहाँ ऐसा ही रहने दीजिए। अगले स्टेप में हम लोग इसको क्या करेंगे 42/10 कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 4.2, अब इसका क्यू हो गया। फिर पाई का पाई रह गया, और बड़ा आर कितना दिया था 6, तो 6 का स्क्वायर और गुना में हो गया एच। क्लियर? तो अब आप क्या कीजिए, सबका वैल्यू तो रखा हुआ है, अब इसको छोटा कीजिए और आंसर हो जाएगा। तो देखिए छोटा करने के लिए हम लोग इसको ले चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पर था 4/3 और ये पाई, और ये दिया था इसका आर कितना था 4.2 का क्यू। तो इसको हम लोग क्या करते हैं
4.2 को लिख सकते हैं 42/10 और इसका क्यू था, तो फिर से 42/10 और फिर से 42/10 क्यू हो गया। और उसके बाद देखिए क्या था, इधर था पाई गुने 6 का स्क्वायर गुना एच, किसको भी लिख दीजिए पाई गुना 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6 और गुना बड़ा एच। अब यहाँ पर अगर छोटा हो रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पाई से पाई दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपस में क्या है, ये ऊपर से ऊपर भी कटेगा क्योंकि सारा गुना में है, तो 6 से ऐसे कटेगा ये 42 कितना बार में 7 बार में, और फिर 6 से कटेगा ये 7 बार में, दोनों कट गया। आप देखिए इसमें और दिख रहा है ये 3 से कटेगा 42 भी कितना बार में 14 बार में, 14 किया 42। और देखिए इसमें इसको 2 से काट दीजिए 2 बार में, और इसको 2 से काट दीजिए 5 बार में, और फिर इसको 2 से काट दीजिए 5 बार में, और फिर इस 14 को काट दीजिए कितना बार में 7 बार में, और 5 को काट दीजिए 10 को काट दीजिए 5 बार में। ये आपको जैसे समझ में वैसे भी काट सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही काटा जाए। अब देखिए ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है 7 गुना 7 और नीचे में बच रहा है 5 गुना 5 और बराबर इधर बच रहा है केवल एच। देखिए इधर क्या बच रहा है केवल एच। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एच बराबर अगर लिखेंगे एच बराबर, तो 7 का क्यू यानी 7 गुने 7 कितना होता है 343 और 5 5 25 और 5 125। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, तो ये भाग देने के बाद आएगा 343 को 125 से 2.74 सेंटीमीटर आंसर। यही हो गया किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्लियर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 छोटा छोटा गोला था, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है गोला, 3 क्या था छोटा छोटा ये गोला था अलग अलग त्रिज्या का, और इसको पिघला करके फिर से एक बड़ा सा गोला इसमें बनाया जाता है। तो बताइए कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 गोला है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक का लिखते हैं R1, एक का लिखते हैं R2 और एक का लिख देते हैं R3 और इसको करते हैं बड़ा R, ठीक है। तो फिर से क्या देख रहे हैं कि 3 गोला को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। इसका मतलब है कि तीनों गोले का जो आयतन होगा वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो उसी फार्मूला पे यहाँ चलेगा कि बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन और प्लस दूसरे गोले का आयतन और प्लस तीसरे गोले का आयतन, यानी तीनों गोलों का आयतन मिला करके एक बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसको जो दिया हो उसको लिख लीजिए। दिया हुआ इसमें पहला दूसरा तीसरा कर देते हैं। पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या इसको लिख दीजिए R1 बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। और फिर है दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर ये कितना है 8 सेंटीमीटर। और फिर है तीसरे गोले की त्रिज्या, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर ये कितना है 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद एक और है नए गोले की त्रिज्या या फिर बड़े गोले की त्रिज्या, बड़ा R बराबर ये है 62, मतलब इसी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि फिर से लिखेंगे प्रश्न से। ये प्रश्न में क्या दिया है कि तीनों गोले को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, तो लिखेंगे पहले गोले का आयतन, या फिर इसमें लिख सकते हैं नए गोले का आयतन पहले ही लिख दीजिए, नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन और प्लस दूसरे गोले का आयतन,
और फिर प्लस तीसरे गोले का आयतन, यानी तीनों एक साथ होगा। तीसरे गोले का आयतन, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा तीनों। तो फिर से एक बार मिला लीजिए, इसको कह रहा था कि तीनों गोले को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो वही हुआ प्रश्न से कि नए गोले का आयतन जो होगा उसमें पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन और प्लस तीसरे गोले का आयतन, तीनों के आयतन के बराबर होगा। तो फार्मूला हुआ गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई और बड़ा आर का क्यू। और यहाँ देखिए पहले गोले के लिए फार्मूला वही 4/3 और पाई R1 का क्यू, क्योंकि इसको R1 माने हैं। और फिर प्लस दूसरे के लिए वही 4/3 पाई और R2 का क्यू। और फिर प्लस तीसरे के लिए 4/3 पाई R3 का क्यू। सबका हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, ये हो गया 4/3 और पाई और आर क्यू। इसमें क्या कीजिए, किसी का वैल्यू नहीं रखिए अभी। तो इसमें देखिए तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। तीनों में कितना कॉमन दिख रहा है, 4/3 भी दिख रहा है और पाई भी दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, R1 का क्यू और प्लस यहाँ क्या बचेगा, R2 का क्यू और फिर प्लस यहाँ क्या बचेगा, R3 का क्यू। तीनों हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, या फिर वैल्यू रखने से पहले इसको देखिए यहाँ पर कट रहा है 4/3 भी और पाई भी, 4/3 भी और पाई भी कट गया। तो बच गया आर क्यू बराबर R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। तो देखिए हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेकर के लिख दे रहे हैं। क्या बच गया, आर क्यू बराबर R1 का क्यू, R1 कितना था 6, तो 6 का क्यू और प्लस R2 का क्यू, R2 कितना था 8, तो 8 का क्यू और प्लस R3 का क्यू, R3 कितना था 10, तो 10 का क्यू हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, R बराबर लिखेंगे और यहाँ पर से इसको जब क्यू हटा रहे हैं तो इसका तीसरा रूट यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो 6 का क्यू कितना होता है 216, 8 का क्यू 512 और 10 का क्यू 1000, यानी 3 0। तो अब क्या होगा, ये R बराबर, इसको अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये तीसरा रूट है, ये जोड़ने के बाद आएगा 1728। कितना आएगा 1728। और अगर आपको 1728 का घनमूल मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1728 का घनमूल कितना होगा, 12 होगा। और अगर मालूम नहीं है तो इसको फिर से आप गुणनखंड करके और निकाल सकते हैं। तो देखिए 1728 का हम ऐसे तो यहाँ पर लिख देते हैं कि R बराबर कितना होगा, यानी बड़ा R जो निकलेगा ये होगा 12 सेंटीमीटर आंसर। लेकिन 12 कैसे निकला उसको हम लोग देख लेते हैं अगले पेज में। 1728 देखिए क्या है, 1728, तो इसका गुणनखंड कीजिए। देखिए सबसे पहले 2 से लगाइए, 2 8 16, 2 6 12 और 2 4 8। फिर 2 से लगाइए, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 से लगाइए, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 से लगाइए, 2 1 2 और 0 लगा करके 2 8 16। फिर 2 से लगाइए, 2 5 10, 2 4 8, अभी और लग रहा है। फिर 2 से लगाइए कितने बार में, 2 2 4, 2 7 14। अब 3 से लगाइए, 3 9 27 और फिर 3 से लगाइए, 3 3 9। तो इसमें क्या था, ये लिखा था, इसमें लिखे थे हम लोग 1728 का क्या था, ये तीसरा रूट था, यानी 3 का पेयर मिल करके वो बाहर निकलेगा। यानी अगर 3 को होगा कोई अंक तो उसमें से एक जो है बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें 2 जो है ये तो एक पेयर मिल गया 3 का और फिर एक पेयर मिल गया 3 का, तो 2 को 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 गुने 2। और फिर देखिए 3 भी क्या है, 3 बार है, 3 भी कितना बार है, 3 बार है। इसका मतलब है 3 भी बाहर निकल जाएगा। तो कितना बच गया, 2 दूनी 4 और 4 3 12, यही हो गया 12 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। तो ये हो गया 1728 का घनमूल। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 तक हो गया। तो देखिए 3 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 तो है बहुत ईजी, लेकिन थोड़ा समझना है। इसमें कह रहा है कि व्यास 7 मीटर, व्यास कितना 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। यानी एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास है 7 मीटर, और जब व्यास है 7 मीटर तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 7/2 मीटर। इसका आधा होगा 7 का, और गहराई है इसका 20 मीटर, यानी H बराबर कितना मीटर, 20 मीटर। ये दोनों दिया हुआ है। इतना गहरा जो है कुआं खोदा जाता है इस माप का, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके
22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। देखिए बगल में एक चबूतरा भी हम बना दिए हैं। तो इससे निकाले गए मिट्टी से क्या बनता है, एक चबूतरा बनता है जिसमें एल भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। एल कितना दिया है 22 मीटर, कितना दिया है 22 मीटर, और बी कितना दिया है 14 मीटर। तो एल और बी दोनों दिया हुआ है। इस प्रकार का क्या बनाया जाता है, एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, किसकी ऊंचाई कितना होगा। आपको पता होगा कि ये जब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और उसमें ऊंचाई भी होगा, तो लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा, तो आकृति क्या बनेगा, ये घनाभ ही बनेगा। तो घनाभ बनेगा तो उसमें ऊंचाई होगा ही, तो वही घनाभ बनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुआं खोद करके, तो कुआं तो बेलनाकार होगा, तो एक बेलनाकार कुआं खोद करके और उससे निकाली गई मिट्टी से क्या बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाएगा, एक घनाभ बनाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें से जितना मिट्टी निकाला गया होगा उसी से घनाभ बनेगा। जैसे मान लीजिए इसमें से मिट्टी खोद करके निकाला गया, 5 ट्रैक्टर निकाला गया, इससे मिट्टी कितना निकाला गया, 5 ट्रैक्टर, और वही 5 ट्रैक्टर मिट्टी से ही क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो यहाँ पर फिर से वही एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि इस बेलन का आयतन जितना होगा, तो इसमें जितना गहराई इसका है वही इसका आयतन होगा, और वही आयतन के बराबर मिट्टी निकलेगा। तो जो बेलन का आयतन होगा उतना ही आयतन किसका होगा, इस घनाभ का भी होगा। यानी बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन। दोनों का आयतन बराबर इसलिए होगा क्योंकि बेलन में से जितना मिट्टी निकलेगा उसी मिट्टी से क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। यानी बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो आप दोनों के आयतन के लिए देखते हैं फार्मूला क्या है और क्या दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। घनाभ का क्या होता है, एल गुने बी गुना एच। आप देखिए इसमें क्या दिया है, तो क्या बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, तो बेलन का त्रिज्या तो दिया हुआ है 7/2, व्यास था 7, तो इसका त्रिज्या हो गया 7/2। तो चलिए ये दिया हुआ है, इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है 20, ठीक है। और घनाभ में चलिए तो इसका लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई पूछ रहा है, तब तो निकल ही जाएगा। पाई का वैल्यू रख देंगे, बाकी सबका रख देंगे तो एच निकल जाएगा। तो चलिए इसमें बस बनाना है अब। तो एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं सुविधा के लिए, इसमें एल और बी इधर आ गया है और एच भी इसका निकलेगा, इसलिए हम लोग इसको करते हैं H1 और इसको कर देते हैं R1, ठीक है। और उसको लिख देंगे H2, यानी H2 बराबर भाट। H2 किसका हो गया माप, घनाभ का। तो चलिए शुरू कीजिए इसमें। तो इसमें जो भी माप दिया उसको पहले लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया था, बेलनाकार कुआं जो है बेलनाकार है, तो बेलनाकार ही लिख देते हैं, बेलनाकार कुएं, या कुआं लिखिए। बेलनाकार कुआं का व्यास दिया हुआ था कितना मीटर, 7 मीटर। तो इसका त्रिज्या लिख दीजिए, इसका त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर हो गया। इसका त्रिज्या आधा होता है तो 7/2 हो गया। अब इसका ऊंचाई यानी गहराई जिसको कहिए, कुआं का गहराई, यानी इसको क्या माने थे H1, अब इसको भी R1 कर दीजिए। तो कितना दिया हुआ है 20 मीटर हो गया। अब उसके बाद क्या दिया था, घनाभाकार, यानी जो मिट्टी से फैला करके बनाया गया हो घनाभाकार का ही होगा, यानी घनाभ के आकार का होगा। घनाभाकार चबूतरे की लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर, दोनों दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ कितना मीटर, 22 मीटर, और चौड़ाई है कितना मीटर, 14 मीटर, ठीक है। और इसी का H बराबर भाट है, तो इसको हम कर दिए थे H2, का कि पहले H1 मान लिए तो इसको H2 कर दिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, क्या लिखा गया, चूंकि प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, यानी कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो कुआं ना लिख करके हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन होगा फार्मूला पाई
आर स्क्वायर एच, लेकिन इसको R1 माने हैं तो R1 और H1 यही हो गया पाई आर स्क्वायर एच। और चबूतरे का क्या होगा L गुने बी गुने एच, लेकिन ये था H2। क्लियर। तो आप इसको क्या कीजिए वैल्यू रख करके फिर से निकाल लीजिए। देखिए पहले तो पाई है तो पाई का वैल्यू इसमें दिया हुआ नहीं है तो कितना रखिएगा 22/7। और इसका त्रिज्या कितना था 7/2 और स्क्वायर है तो फिर से 7/2 और H1 कितना था 20। और इसका L कितना था 22 और B कितना था 14 और H2 तो निकालना ही है। हो गया। अब अगर यहाँ पर कोई छोटा होता तो उसको छोटा कर सकते हैं। देखिए ये 7 से 7 गया। अच्छा इसमें 22 से 22 भी कटेगा क्योंकि सब गुना में ही है। और एक और देखिए 7 से गया 14 कितने बार में 2 बार में। और कोई कट रहा है 2 से 20 गया 10 बार में और फिर 2 से 10 गया 5 बार में। तो कितना बच गया ऊपर का केवल 5 बच रहा है इधर और उधर बच रहा है 2H2। ठीक है। तो यहाँ पर से निकालेंगे अगर H2 बराबर तो कितना हो जाएगा ये 5/2 और 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। और यही जो है चबूतरे का ऊंचाई है 2.5 मीटर। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है, पहले इसको मिला। ये कह रहा है कि व्यास 3 मीटर, व्यास कितना मीटर, व्यास 3 मीटर का एक कुआं जो है 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो फिर से वही है, इसका व्यास हो गया 3 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी R बराबर इसका होगा 3/2 मीटर। ये कुएं का है, कुएं का कितना होगा त्रिज्या 3/2 मीटर और इसका गहराई है यानी H बराबर 14 मीटर, दोनों दिया हुआ है। इससे निकाली हुई मिट्टी को देखिए कैसे इसमें खोदा गया, बगल में इसमें यानी बेलनाकार तो होगा ही, इसे खोद करके मिट्टी को निकाला गया है। और इससे मिट्टी को क्या किया गया देखिए, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला करके इस प्रकार का बांध बनाया जाता है ना। इसे फैला करके क्या किया गया है, एक वलय के जैसा बांध बनाया गया है। तो इस बांध की मोटाई यानी ऊंचाई उसका ज्ञात करना है कि कितना ऊंचा है। जैसे कुआं खोदा गया, देखिए यहाँ पर इस कुएं के चारों ओर जो हम इसमें भूरे कलर से दिखाए हैं क्या है, इसके चारों ओर मिट्टी को फैला दिया गया है, यानी इस कुएं के चारों ओर मिट्टी को फैला करके इसको ऊंचा कर दिया गया है। ये तो ऊंचा होगा ही। तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो वलय की आकृति का जो बनाया गया है, लिखा हुआ है कि वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। तो वलय की आकृति का जो मिट्टी से बनाया गया है उस मिट्टी का आयतन और इस कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि इस कुएं से जितना मिट्टी निकला है उसी से क्या बनाया गया है, एक वलय बनाया गया है। और साइड में देखिए फिगर नंबर 2 में हम क्या बनाए इसमें, ये तो फिगर नंबर 1 मानिए इसको। फिगर नंबर 2 में क्या है, इस कुएं के ऊपर वाला भाग ऐसे दिख रहा होगा, जैसे ये क्या होगा बीच में क्या होगा, ये कुआं होगा, जो डॉट डॉट करेंगे क्या होगा, ये कुआं होगा। और कुआं के चारों ओर ऐसे ये मिट्टी फैला हुआ है जो दिख रहा है इसमें। तो कुआं के चारों ओर मिट्टी है और बीच में क्या है, ये कुआं है। क्लियर। तो आप कह रहा था इसमें कि कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का एक वृत्ताकार वलय बनाया गया है। तो ये जो वलय बनाया गया है इसका चौड़ाई यानी ये वाला चौड़ाई ये कितना मीटर है, 4 मीटर। इसका चौड़ाई कितना मीटर है, 4 मीटर। अच्छा ये R बराबर जो 3/2 निकाले हैं, तो 3/2 यानी 1.5। तो ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है। अगर इसको केंद्र माना जाए तो कुआं का ही था, यानी 3/2 जो है कुआं का ही है। तो ये वाला पॉइंट से अगर मिलाया जाए यहाँ तक तो यही क्या है, कुएं का त्रिज्या है ना। तो इसको हम लोग मान सकते हैं छोटा r, क्योंकि इसमें 2 r निकलेगा। तो ये हो गया 1.5 मीटर, यानी 3/2 यानी 1.5 होगा। उसके बाद क्या है, अब आप इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए यहाँ तक, देखिए ये पूरा मिला दीजिए यहाँ तक, इस छोर तक। तो यहाँ तक मिलाने के बाद इसका 4 मीटर बढ़ जाएगा। तो ये जो बड़ा वाला r निकलेगा, यानी बड़ा वाला r इसका ये कितना हो जाएगा, 4 में बढ़ जाएगा 1.5 तो कितना हो जाएगा 5.5 मीटर हो गया। तो इसमें 2 त्रिज्या निकलेगा, एक छोटी त्रिज्या और एक बड़ी त्रिज्या। तो छोटी त्रिज्या यानी कुएं की त्रिज्या, तो कुएं की त्रिज्या तो दिया हुआ था कि 3/2 होगा, काहे कि उसका व्यास 3 था। तो कुएं का त्रिज्या हो गया 3/2 यानी 1.5
और इसके बाद कह रहा था कि जो इसमें जो वलय बनाया गया है उसकी चौड़ाई जो है 4 मीटर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वलय तक अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी त्रिज्या निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इस छोर तक था कितना, 1.5, और इसमें इतना बढ़ गया 4, तो 4 और प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 5.5। तो इसमें एक छोटी त्रिज्या हो गया और एक बड़ी त्रिज्या हो गया। तो अब यहाँ पर छोटी त्रिज्या बड़ी त्रिज्या क्लियर हो गया। और एक फार्मूला पढ़े होंगे बेलन में, पहले से आपको अगर याद होगा कि इस टाइप का जो होता है ये वलय है, तो वलय का क्षेत्रफल कितना होता था, πr² और माइनस πr²। ये किसका क्षेत्रफल है, ये तो वलय का क्षेत्रफल है, ये हो गया वलय का क्षेत्रफल। और एक फार्मूला और पढ़े होंगे आप बेलन में, देखिए कौन सा फार्मूला बेलन में पढ़े होंगे, आयतन बराबर, आयतन बराबर हम बताए थे कि आयतन का एक फार्मूला और क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुना में क्या, ऊंचाई। इससे क्या निकलता है, आयतन निकलता है, किसका, बेलन का। ये आयतन किसका निकलता है, बेलन का। तो ये आकृति जो है एक खोखले बेलन के जैसा ही है। इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये ऊपर से तो गोल है ही इसका, और कुछ ऊंचाई भी है, तो बेलन ही बनेगा। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को गुना करेंगे किससे, ऊंचाई से। अब इसमें हम आपको ये भी बताए थे कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है। तो अनुप्रस्थ काट कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का बेलन हो, ये ऐसा ये बेलन है, तो अगर यहाँ पर से एक पीस इसका ऊपर से काटा जाए तो ये तो गोल ही निकलेगा, वृत्त निकलेगा, जिसका कुछ मोटाई होगा, लेकिन कैसा निकलेगा, ये गोल निकलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ काट। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये वृत्त है, तो वृत्त का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², और इसका ऊंचाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr²h। ये किसका आयतन हो गया, बेलन का आयतन। लेकिन हम लोग का यहाँ क्या करना है, ये जो है वलय के जैसा है, तो वलय के जैसा है तो इसका क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² माइनस πr²। यानी इसको काटने के बाद भी कैसा निकलेगा, वलय के जैसा ही निकलेगा, क्योंकि बीच वाला जो कुआं का भाग है वो तो अंदर ये खाली रहेगा ही, बीच का भाग, यह आकृति ऐसा ही दिखेगा। तो इसका क्षेत्रफल हो गया πr² माइनस πr², और इसको फिर क्या करेंगे, गुना कर देंगे किससे, ऊंचाई के साथ। तो क्या निकलेगा, ये निकल कर आएगा वलय का आयतन। क्या निकलेगा, ये वलय का आयतन। यानी वलय का आयतन निकालने के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुना में क्या रखेंगे, ऊंचाई को रखेंगे, तो निकलेगा ये वलय का आयतन। तो आप देखिए इसमें सारा फार्मूला अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के लिए छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या चाहिए, तो दोनों निकला हुआ है, छोटा और बड़ा आर। और इसमें बेलन का आयतन के लिए क्या चाहिए, आर और एच चाहिए, तो छोटा आर सही बनेगा, क्योंकि बड़ा आर क्या है, बाहर से मिट्टी वाला भाग को जोड़ दिए हैं तब बना है। और एच भी इसका दिया हुआ है 14, और छोटा आर भी दिया हुआ है। तो सारा वैल्यू इसमें दिया हुआ है, आप केवल क्या करना है, इसको रख करके और छोटा कर देना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें। तो पहले इसमें क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्या दिया है, कुएं का व्यास, क्या दिया है, कुआं का व्यास। यानी डी बराबर, व्यास को डी से सूचित करेंगे, कितना हो गया, 3 मीटर। तो इसका त्रिज्या, कुएं का त्रिज्या, तो इसमें क्या कीजिए, ये तो छोटा आर होगा ही, छोटा आर बराबर कितना हो गया, 3/2, यानी इसको पॉइंट में बदल दीजिए, 1.5 मीटर। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वलय जो बन रहा है तो लिखेंगे वलय वलय में छोटी त्रिज्या, या फिर पहले ऐसा लिख दीजिए, वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, वलय की चौड़ाई कितना मीटर है, 4 मीटर हो गया। तो इसके सहायता से निकालेंगे छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या। तो यहाँ पर लिख देते हैं छोटी त्रिज्या, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्या होगा, और छोटी त्रिज्या वही है जो कुएं की त्रिज्या है, यानी 1.5 मीटर। देखिए ये अंदर वाला जो भाग है इसी से बनेगा छोटी त्रिज्या, और यही तो कुएं का हिस्सा है। तो छोटी त्रिज्या कितना हो गया, 1.5, और उसके बाद निकलेगा बड़ी त्रिज्या। बड़ी त्रिज्या
यानी बड़ा आर बराबर, तो इसमें क्या करेंगे 1.5 में जोड़ देंगे कितना, 4 जोड़ देंगे। 4 इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि फिगर में देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला भाग जो है पूरा क्या है, ये है बड़ी आर, है ना। ये क्या हो गया, इसका बड़ी त्रिज्या हो गया। तो इसमें ये जो ऊपर का भाग है ये वाला भाग, ये 4 है और ये कितना है 1.5 है, तो वही 4 + 1.5 कितना हो जाएगा टोटल जोड़ने के बाद 5.5 मीटर। ये क्या निकल गया, बड़ी त्रिज्या, उसके पहले निकला छोटी त्रिज्या, तो दोनों हो गया। और कुएं का व्यास लिखे 3, तो त्रिज्या हो गया कितना 3/2। अच्छा, इसमें कुएं का ऊंचाई छूट गया है, तो कुएं का ऊंचाई अब इसको बाद ही लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम छोटा सा केवल लिख देते हैं एच बराबर कितना मीटर था, 14 मीटर। इसको आप बीच में जाकर बना करके लिख दीजिएगा कि कुएं का व्यास डी बराबर 3 मीटर, त्रिज्या आर बराबर 3/2 यानी 1.5 मीटर, और उसी के नीचे लिखेंगे ऊंचाई यानी एच बराबर 14 मीटर। क्लियर। आप फिर से लिखेंगे चूँकि फिर से लिखते हैं प्रश्न से, कुएं का आयतन, देखिए एक बार लिख देते हैं, कुएं का आयतन कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन, वलय का आयतन। तो देखिए इसमें क्या है, कुएं का आयतन, तो कुआं किसके जैसा है, बेलन के जैसा, तो हो जाएगा बेलन का आयतन। तो यहाँ पर इसको बेलन का आयतन भी लिख सकते थे। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, तो πr² हो गया। और वलय का आयतन, तो वलय का आयतन के लिए अभी तुरंत देखे थे, क्या करेंगे इसको हम लोग कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को गुना करेंगे ऊंचाई के साथ। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फार्मूला होगा π(r²) और -π (r²), और इसी को गुना करें किसके साथ, ऊंचाई के साथ, हो गया। तो ये हो गया किसका आयतन, वलय का आयतन। तो चलिए अब इसको छोटा करते हैं, पाई को पाई रहने दीजिए, उधर से कट जाएगा ये, और आर, छोटा आर कितना था 1.5, तो इसको कर दीजिए 1.5 का स्क्वायर, और एच कितना था कुआं वाला 14, तो 14 हो गया। और फिर देखिए इसमें पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा r² और -r² और इंटू में क्या है ये एच है। क्लियर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका एच से जो है कैंसिल हो रहा है, एच नहीं पाई, इसका पाई से पाई इसका कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया 1.5 का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 15/10, और फिर से इंटू में 15/10, और इंटू में क्या लिखेंगे 14 बराबर। देखिए यहाँ पर बड़ा आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक दिमाग हम और लगा सकते हैं बड़ा आर का स्क्वायर के लिए कि a² - b² भी कर सकते हैं, a + b और एक बार a - b, या तो डायरेक्ट बड़ा आर का वैल्यू रख दीजिए। बड़ा आर का वैल्यू कितना था 5.5, तो लिख सकते हैं इसको 5.5 भी, 5.5 का स्क्वायर और -1.5 का स्क्वायर, और इसके साथ क्या होगा, गुना में लगेगा कौन, इसके साथ लगेगा h। क्लियर है। आप देखिए इसको अगर कहीं पर छोटा हो रहा है तो छोटा कर दिए उसको, तो देखिए यहाँ छोटा हो रहा है, 5 से कटा कितना बार में, 3 बार में, और 5 से कटा ये 2 बार में, फिर 5 से कटा 3 बार में, और 5 से कटा ये 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 14 कितना बार में, 7 बार में। ठीक है। तो अभी तो दाएं साइड में कोई कटेगा नहीं, तो क्या बच गया, ये हो गया। इसको आप लिखिए 3 × 9, 9 से 63, 63 बटा कितना हो गया ये 2 बराबर, नीचे में केवल 2 बच रहा है, और 3 × 9, 9 से 63 बटा 2 बराबर। यहाँ पर देखिए क्या है 5.5 का स्क्वायर, तो अब इसको आप लिख सकते हैं 55/10, और फिर से इंटू 55/10, और माइनस इसको आप लिख सकते हैं 15/10, और फिर इंटू 15/10, और ये तो एच रहेगा ही। ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको फिर से छोटा कीजिए। तो इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 63/2, तो चलिए इसको अगले पेज में ले चलते हैं।
इसमें मिला लेंगे पहले क्वेश्चन को, तब आगे बढ़ेंगे। ये हो गया 63/2 बराबर, देखिए इधर बराबर में क्या है, ये तो हो गया 63/2, 55/10 गुने 55/10, तो इसको आप लिख लीजिए पहले फिर से यहाँ। ये हो गया 55/10 और इंटू में फिर से 55/10 और माइनस ये था 15/10 और इंटू में 15/10। अब इसके साथ क्या था, इधर एच था। देखिए क्या मिल रहा है इसमें, 55/10, 55/10 दो बार और माइनस 15/10, 15/10 और गुना एच। देखिए ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको रहने दीजिए 63/2 और बराबर, इसका आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 100 होगा, कहे कि 10 दहाँ का 100 यहाँ भी और 10 दहाँ का 100 यहाँ भी, दोनों मिल रहा है। तो 55 गुने 55 हो गया, तो 55 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा 30, यानी कितना गुना करेंगे, 55 गुना 55। तो इसके लिए छोटा ट्रिक का पहले हम बताए थे, अगर ध्यान में होगा तो आप वैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं याद आ रहा है तो 55 गुना 55 आप डायरेक्ट करके यहाँ गुना लिख दीजिए। वो ऐसा अंक जिसके लास्ट में 5 हो और 2 अंक अगर हो तो उसके लिए हम बताए थे कि एक छोटा सा ट्रिक है जिससे हम इसको आसानी से गुना यानी स्क्वायर उसका निकाल सकते हैं। तो अगर आप ना देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस होगा यहाँ और 10 10 का 100 तो हो गया है यहाँ, तो 15 15 कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 और गुना में हो जाएगा एच। क्लियर है, तो इसको फिर से लिखिए 63/2 और बराबर, इसको घटाइए, कितना घटाएंगे, 30 25 में से कितना घटाना है, 225, तो इसको माइनस कीजिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया 2, तो कितना बच गया, ये 2800 और बटा 10 और गुना एच। क्लियर है, तो आप देखिए क्या करेंगे, फिर से इसको अगर कोई छोटा हो तो उसको छोटा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 00 कट रहा है, 00 और 00 दोनों इसका गया। अब इसमें 7 से भी कट रहा है, 7 से 63 भी कटेगा और 28 भी कटेगा, तो 7 से 63 कितना बार में कटेगा, 7 नमक 63 और 7 चौका 28। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बच रहा है, ये बच गया 9/2 और बराबर ये बच गया 4h, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब फिर क्रॉस गुना कीजिए तो ये आ गया 8h और बराबर हो गया 9। अब यहाँ पर अगर h बराबर निकालेंगे तो ये आएगा 9/8, और अगर आप क्या कीजिएगा 9 में 8 से डिवाइड कीजिएगा यानी भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 1.125 मीटर, और यही इसका आंसर होगा। तो ये निकल गया किसका आंसर, और ये क्या निकल कर आया है, फिर से एक बार देखिए इधर, इसमें निकल कर आया है क्या, बलय की ऊंचाई यानी बांध का मोटाई कही कि बलय जो है कितना मोटा इसमें है, तो कितना निकला इसमें 1.25 मीटर। तो इसका आंसर मिला करके देखिएगा, यही आंसर मिल रहा है 1.25, 3 अंक तक लिया है तो हम भी 3 अंक तक लिख दिए, तो ये हो गया 1.125 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का क्लियर हो गया। तो आज के क्लास में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग 5 से लेकर के आगे देखेंगे, 5 से लेकर के इसमें 9 तक है, तो देखेंगे अगर 9 पूरा खत्म है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक क्लास और इसका होगा। तो इसके पहले वाले थोड़ा सा हम मिला लेते हैं। देखिए शुरुआत से ही क्वेश्चन इसमें बड़ा है, अगर आप ध्यान से इसको बनाइएगा तो ही आंसर मिलेगा, अन्यथा इसका आंसर जो है नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन जितना छोटा रहता है वही एग्जाम में ज़्यादातर 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का है तो लॉन्ग टाइप का तो इसमें बहुत क्वेश्चन है, तो जो 5 नंबर तक आता है इसमें। तो देखिए इसमें क्या किया था कि एक गोला को पिघला करके एक बेलन बनाया था, तो एक वस्तु को पिघला करके जब दूसरे वस्तु का निर्माण किया जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि दोनों का क्या बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। इसलिए यहाँ लिखे थे हम लोग गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और सब तरफ से फार्मूला रख करके इसको निकाल लिए थे। कितना आया था इसका 2.74 सेंटीमीटर, कितना आ गया था इसका 2.74 सेंटीमीटर। ये क्या निकला था, ऊंचाई निकला था। तो फार्मूला को पढ़ करके फिर से आप मिला लीजिएगा इसको।
अब इसमें क्या किए थे, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। कह रहा है कि 3 गोला था जिसकी त्रिज्या था 6, 8 और 10, तीनों अलग अलग था, एक 6 का, एक 8 का, एक 10 का, और इन लोग तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया था। तो फिर से वही क्वेश्चन हो रहा है कि तीनों गोला को पिघला करके एक बड़ा गोला बन रहा है। तो यहाँ पर फिर से वही होगा कि तीनों गोला का आयतन अगर जोड़ दिया जाए तो इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो वही यहाँ पर लिखे थे प्रश्न से कि नए गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। और उसके बाद यहाँ पर सारा सोल्व करने के बाद कितना आया था, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आर जो है यहाँ पर 1728 का तीसरा रूट था। तो इसको भी हम अगले पेज में सोल्व किए थे। देखिए यहाँ पर 1728 का घनमूल कैसे निकलेगा, इसके लिए गुणनखंड किए थे और निकाले थे। तो इसमें गुणनखंड में कह रहा है ये रूट में 3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि 3 के ग्रुप में से एक बाहर निकलेगा, यानी जहाँ 3 होगा उसमें से एक बाहर। तो देखिए इसमें दो का एक ग्रुप था 3 का, और फिर 2 का एक और ग्रुप था, तो 2 इसमें से भी निकल गया और इसमें से भी निकल गया। तो 2 और 2 दोनों बाहर हो गया। और इसमें क्या था, 3 का एक ग्रुप था जिसमें 3 वो था। देखिए 3 इसमें कितना बार आया है, 3 बार, इसलिए 3 भी निकल गया, कुछ नहीं बचा, इसलिए सारा का सारा बाहर हो गया। तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 3 यानी कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 3। क्वेश्चन नंबर 2। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें भी कह रहा था कि एक कुआं खोदा गया है और कुआं से निकला जो मिट्टी है उसको फैला करके एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था, ऊंचाई पूछ रहा था। तो यहाँ पर वही हुआ कि एक बेलन से क्या बन रहा है, एक चबूतरा बन रहा है। तो यहाँ पर बेलन से डायरेक्ट न लिख करके क्या लिख रहा है कि बेलन से जो मिट्टी निकला उससे चबूतरा बन रहा है। तो वही क्वेश्चन है कि बेलन से एक चबूतरा बन रहा है। तो फिर से वही होगा कि बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। और बेलन किसके जैसा, कुआं किसके जैसा, बेलन के जैसा, और चबूतरा किसके जैसा, घनाभ के जैसा। क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, ऊंचाई पूछ रहा है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगा तो क्या बनेगा, घनाभ ही बनेगा। तो इसमें सारा वैल्यू रख करके फिर इसको निकाल लिए हैं। तो आप देखिए एक और क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का लास्ट क्वेश्चन था। कह रहा है कि फिर से कुआं इसमें खोद करके, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही, कि एक कुआं खोद करके क्या किया गया, उससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर फैला दिया गया है। और कुएं के चारों ओर जब फैलाएंगे तो वलय तो बनेगा ही, जैसा देखिए फिगर नंबर 2 में इसमें समझाया गया है, आकृति दूसरा में। तो कुआं खोदा गया, तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसमें पूछ क्या रहा था, तो इसमें पूछ रहा था कि जो वलय बनाया गया है, यानी कुएं के चारों ओर जो मिट्टी फैलाया गया है, उस मिट्टी का जो मतलब वलयकार जो मिट्टी है, तो उस मिट्टी का मोटाई जो है, यानी वलय का मोटाई यानी वलय का ऊंचाई कितना होगा। तो फिर से वही क्वेश्चन कि कुआं से निकाले गई मिट्टी से बन गए वलय, इसका मतलब है कि कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन। कुएं का आयतन कहिए, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन और बराबर वलय में लगाए गए मिट्टी का आयतन, दोनों बराबर होगा। तो कुएं का आयतन क्या हो गया, बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन जैसे ही बन रहा था। अब वलय के आयतन के लिए हम अलग से बताएं इसमें कि वलय के आयतन के लिए क्या करेंगे, पहले निकालेंगे वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम अलग से एक दूसरा वीडियो बना करके पीछे समझा दिए थे सारे फार्मूला को, उसमें इसको भी हम समझाए थे कि वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। और ऐसे आज भी हम इसको बता दिए कि वलय का क्षेत्रफल इसमें कैसे निकलेगा। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और जब इसको गुना कर देंगे एच से तो क्या निकल जाएगा, ये वलय का आयतन। ऐसे भी एक बेलन में फार्मूला लिखवाए थे हम कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर निकाल करके और उसको ऊंचाई से गुना कर दिया जाए तो क्या निकलेगा, वो बेलन का आयतन निकलेगा। तो ये बेलन के जैसा ही है। तो क्या हो गया, ये बेलन का आयतन हो गया, यानी वलय का आयतन हो गया। ठीक है, तो ये वलय के आयतन के लिए, अच्छा उसमें जो बेलन का आयतन के लिखे थे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वो कोई जरूरी नहीं कि बेलन के लिए लागू हो, वो घनाभ के लिए भी लागू हो सकता है। तो उसमें और कहीं पर मिलेगा भी, उसमें देखिए उसको लागू करके उसको समझेंगे भी। तो ये हो गया कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन, और इसमें दोनों फार्मूला रख दिए। और सारा फार्मूला रखने के बाद इसमें निकल करके कितना आया, ऊंचाई उसका, किसका ऊंचाई आया है, ये एक घनाभ ने उसका वलय था, यानी वलय की ऊंचाई आया, किसका ऊंचाई आया, वलय की ऊंचाई, यानी वलय का एच बराबर कितना आ गया, 1.125 मीटर। क्लियर है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हो गया। और इसमें हम एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर, यानी मैथ मतलब मस्ती चैनल पर, इसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है, यानी जो भी चैप्टर इसमें बताया गया उसका क्या है, एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है। और उस प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर को, है ना, जैसे त्रिकोणमिति पढ़े हैं, क्षेत्रमिति पढ़े हैं, और एक दो चैप्टर और होगा, तो सारे चैप्टर को क्या किया गया है, अलग अलग ग्रुप बना करके उसको लग दिया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, उसमें इस चैनल के पास जाने के बाद आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा, और उस प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर को
अलग अलग कर दिया गया है। इसमें चैप्टर ने टॉपिक कही है, टॉपिक को अलग अलग किया। जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में मान लीजिए 16 वीडियो है, तो 16 वीडियो क्षेत्रफल का एक ही साथ मिलेगा, तो आप खोजने में आसानी होगा उसको। और जैसे त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति का मान लीजिए 10 वीडियो है, तो त्रिकोणमिति का 10वां वीडियो जो है उसमें एक साथ ही मिलेगा। तो क्लियर, तो आप उसको वहाँ से देख करके समझ सकते हैं, इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 से होगा, तब तक इसको आप रिवीजन कीजिएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ, तब तक के लिए बाय।